So, good evening everyone once again. As you know, we are going to discuss John Keats as a critic. So, let's start with sharing of the screen and we'll go to the front page, first screen, and I hope the screen is visible to all of you. जी सर। Yes, sir. वंडरफुल। सो जॉन कीट्स को कौन नहीं जानता। मतलब 26 इयर्स की छोटी सी उम्र में डेथ होने वाले मरने वाले एक ऐसे पोइट के बारे में जो लाइफ टाइम परेशान रहा कई चीज़ों से। उनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा थी। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास इतने पैसे हो जाएं कि वो खुशी से जी सकें। और द ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ वॉज नॉट दिस ओनली। उनकी लाइफ में एक ऐसी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस उनके ब्रदर को और भी कई फैमिली मेम्बर्स को और उनको खुद को हुई, जिसको उस टाइम पे पता नहीं कौन कौन से नामों से जाना जाता था। कंजम्पशन या ट्यूबरकुलोसिस को का उस समय तक कोई इलाज नहीं था और कोई मानता नहीं था कि ये इन्फेक्शन है, और ठीक होना तो एक बहुत बड़ी बात थी, उसके बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं करता था। तो लोग सोचते थे कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया उसने कोई बहुत गंदा काम किया होगा, है ना। बड़े अजीब अजीब से आप जो खराब खराब काम सोच सकते हैं वो सारे काम उस ट्यूबरकुलोसिस वाले डिजीज़ के साथ जोड़ दिए गए थे। Then when he started composing poetry, he was attacked by very senior critics of that time because of his political views and उसके बाद इन मतलब यू नो ही ये कहते हैं कि उनकी लाइफ में हमेशा एक रफ वेदर रहा शुरुआत से लेकर के अंत तक। एंड ड्यूरिंग सच अ टाइम going through such a phase of life, 26 years that he lived, he was able to do something that made him immortal, that made him that made his name so great that his name is now taken with Shelley and Wordsworth and Coleridge and Byron, ठीक है, रोमांटिक पोइट्स में। तो ऐसे पोइट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। जब तिवारी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे ब्रिटिश लिटरेचर में रोमांटिक पोइट्री, तो वो जॉन कीट्स की मेजर पोएम्स आपको बताएंगे, पब्लिकेशंस बताएंगे। बट जो मेरा फोकस है इस क्लास में वो है अंडरस्टैंडिंग हिज क्रिटिकल आइडियाज़। एंड क्योंकि हम लोग अभी तक क्रिटिसिज्म को जो ऑथर है, जो क्रिटिक है, उसकी बायोग्राफी से जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं सारे क्रिटिक्स को, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इनकी बायोग्राफी को भी समझने की कोशिश करेंगे, इनकी पब्लिकेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज इस फर्स्ट पार्ट में, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें जॉन कीट्स के इंट्रोडक्शन से। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को के दिमाग में आ सकता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि ही बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। सो नाउ यू मे आस्क कि फर्स्ट जनरेशन कौन है और सेकेंड जनरेशन कौन है, और हम कैसे जानेंगे कि कौन फर्स्ट जनरेशन है और कौन सेकेंड जनरेशन है, राइट। सो रिमेंबर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स इन द फर्स्ट जनरेशन of romantics were Blake, Coleridge and Wordsworth, and the most important poets in the second generation of romantics were Byron, Lord Byron, Shelley and Keats. I think most of you already know this, but just to refresh your memory, Byron, Shelley and Keats, they are called younger romantics or second generation romantics. So he died at the age of 25 or 26, that you know. His poetry motivated pre-Raphaelite Brotherhood poets. We will talk about their ideas in a separate class. He was the eldest of 4 surviving children. So there were many. You know, at that time what happened that अगर किसी के 7 बच्चे होते हैं या 8 बच्चे होते हैं तो
पहली बात तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी, किसी को ये नहीं था कि मुझे इतने बच्चे पैदा करने हैं, जो हो रहे हैं होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लोगों को ऐसा आइडिया नहीं था कि हाँ हमको प्लान करना है कितने बच्चे होने हैं। सो प्रेगनेंसी वॉज नेवर प्लान्ड, ठीक है, लोग कुछ भी करते थे। तो फिर जितने बच्चे होते थे उसमें से आधे मर जाते थे, आधे कभी कभी सारे ही मर जाते थे, जो बच जाते थे उनको वो लोग रख लेते थे। इसी तरीके का सिस्टम था। तो 4 बच्चे इनके बचे थे, 4 ब्रदर एंड सिस्टर, और 3 भाई और 1 बहन, और उसमें से सबसे बड़े थे ये। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी इन तीनों की आ गई। एक है जॉर्ज जो 1797 एंड 1841 में है, जो जॉन कीट्स से छोटे थे। सो ही डाइड आफ्टर जॉन कीट्स, यू सी 1841, काफ़ी लंबा इन्होंने टाइम जिया। टॉम जो था, जिसको हम लोग टॉमस भी कहते हैं, टॉमस, ये 1818 में कीट्स से 3 साल पहले मर गया था ट्यूबरकुलोसिस से, और इसी का ट्रीटमेंट करते करते जॉन कीट्स को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ था। मतलब टॉम या टॉमस कह लो, इसके ट्रीटमेंट में ही इनको ट्यूबरकुलोसिस हुई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो है आपकी फ्रांसिस मैरी, जिसको फैनी बोलते हैं, ये सबसे छोटी थी घर में, और 1803 में पैदा हुई है। सो यू कैन सी काफ़ी छोटी है कीट्स से, लगभग 8 साल छोटी है, और 1889 तक ये जिंदा रहती है। सो यू सी कीट्स डाइड इन 21 एंड टॉम डाइड इन 18, 3 साल पहले। और फिर जॉर्ज और मैरी, इन दोनों की तो काफ़ी अच्छी लंबी लाइफ रही है। बट टॉम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टॉम जो था उसको बहुत प्यार करते थे, और प्यार तो सभी को करते थे ये, लेकिन टॉम क्योंकि छोटा था, इनसे थोड़ा सा ही छोटा था, और दूसरी बात ये है कि टॉम को बीमारी थी, इसलिए उसको ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे। इनको जब ये छोटे थे तो एक छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। जब काफ़ी छोटे थे तो उस स्कूल के टाइप को डेम स्कूल कहते हैं। डेम स्कूल्स एक्चुअली ऐसे स्कूल हुआ करते थे जो बहुत छोटे होते थे और प्राइवेटली रन होते थे, गवर्नमेंट उनको रन नहीं करती थी, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए होते थे, और ये बहुत अमीर लोगों के लिए नहीं हुआ करते थे, बिकॉज इनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा ही थी जॉन कीट्स के साथ। फिर इनको किसी और बड़े स्कूल में नहीं भेजा जा सका, तो इनको एक जॉन क्लार्क स्कूल था, वहाँ पर भेजा गया। ये स्कूल भी बहुत अमीर बच्चों के लिए नहीं था, जॉन क्लार्क्स स्कूल, और यहाँ पर ये पढ़ने लगे जॉन क्लार्क्स स्कूल में। बिकॉज इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े स्कूल में भेजने के लिए फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देन हियर ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन क्लासिक्स एंड हिस्ट्री। यहाँ पे इनके हेडमास्टर का एक बेटा था जिससे इनकी दोस्ती हो गई, और उसने काफ़ी बायोग्राफी वगैरह लिखी है कीट्स की, और यहाँ पे इनको क्लासिक्स और हिस्ट्री और पोइट्री वगैरह पढ़ने का काफ़ी मन करने लगा, एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट। नाउ एट द एज ऑफ 13, जब 13 साल के थे, ही बिगेन फोकसिंग हिज एनर्जी ऑन रीडिंग एंड स्टडी। सो 13 साल की उम्र से इनकी स्टडी और रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड देन आफ्टर दैट ही वन, 14 साल की उम्र में ही वन हिज फर्स्ट एकेडमिक प्राइज इन मिडसमर 1809. So in 1809 he wins a prize at the age of 14. अब 25 or 26 was his death age when he died. तो ये इनके डेथ से सिर्फ 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की, और उस समय तक कीट्स फिलहाल कोई फेमस नहीं हो पाए थे। अप्रैल 1804 में जब इनकी उम्र रहती है 5 और 4 9 साल, ठीक है, कीट्स 8 साल या 9 साल के थे, और इनके फादर की उस समय डेथ हो जाती है। फादर की डेथ कैसे होती है? ये जो स्कूल था जहाँ पे ये लोग पढ़ते थे, जॉन क्लार्क्स स्कूल, यहाँ पर इनके फादर गए थे इन लोगों से मिलने के लिए, और वो एक घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे, और वो वहाँ से गिर जाते हैं घोड़े से, और उनका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, खोपड़ी जो उनकी है फ्रैक्चर हो जाती है, और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? तो जॉर्ज, इनका जो बड़ा भाई था, मतलब बड़ा इन द सेंस कि जो इनसे छोटा था, और जो इनसे छोटे से छोटा था, तो और ये वाला जॉन, ये दोनों लोग वहाँ पे थे। इनसे मिलने के लिए इनके फादर जाते हैं, एंड देन ही डाइज वाइल रिटर्निंग। 8 साल के जॉन कीट्स थे उस समय। टॉमस भी मर जाता है काफ़ी जल्दी, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। ओके,
देन ही गोज़ टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर। इनकी ग्रैंड मदर है जिनका नाम है एलिस जेनिंग्स। इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इनके ऊपर, और ये रहती थी एक विलेज में जिसका नाम था एडमॉन्टन। एडमॉन्टन नाम का एक गांव था जहां पर ये अपनी ग्रैंड मदर एलिस जेनिंग्स के साथ रहने के लिए जॉन कीट्स चले जाते हैं। 1810 में जब कीट्स की उम्र 15 साल होती है, 2 साल बाद 15 या 14 इनकी मदर की डेथ हो जाती है, एंड द मदर डाइज आउट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये फर्स्ट डेथ थी टी.एस. एलियट, सॉरी एलियट बोल रहा हूँ, जॉन कीट्स की फैमिली में जो ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इनकी मदर ने इनकी अपनी डेथ के बाद जॉन कीट्स के लिए 2 गार्जियंस अपॉइंट किए थे अपनी विल में। एक गार्जियन का नाम था रिचर्ड एबी और दूसरे का नाम था जॉन सैंडल। सो दीज वर 2 गार्जियंस ऑफ जॉन कीट्स व्हेन हिज मदर डाइड। द फर्स्ट वाज रिचर्ड एबी एंड द सेकेंड वाज जॉन सैंडल। नाउ अब जॉन कीट्स 14 साल की उम्र में एक सर्जरी में अप्रेंटिस बन जाते हैं। एक सर्जन के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के नौकरी करते हैं, मेडिकल में डिग्री लेने की कोशिश करते हैं। जो सर्जन है उनका नाम था टॉमस हैमंड। टॉमस हैमंड के साथ वो सर्जरी के लिए अप्रेंटिस बन जाते हैं, और ये एक इनके नेबर भी थे। और ये जहाँ पर ये रहते थे, एलिस जेनिंग्स इनकी जो नानी या दादी माँ हैं, इनके नेबर थे, ठीक है। और यहाँ पर ये अप्रेंटिस सर्जरी में शुरू कर देते हैं। 1814 में जब जॉन कीट्स की उम्र लगभग 19 साल की हो जाती है, इनके पास टू बिक्वेस्ट थी। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत में प्राप्त होने वाला पैसा या पेंशन। इनको 2 पेंशन या दो चीज़ें वसीयत में मिली थी इस समय। और ये था कि ये जब 21 साल तक के हो जाएंगे तब तक इनको ये पैसा मिलता रहेगा। और ये था $800 की एक वसीयत थी जो कि इनके ग्रैंडफादर ने छोड़ी थी, जिनका नाम था जॉन केनिंग्स। और एक £8,000 की थी जो इनकी मदर ने छोड़ी थी। सॉरी, ये 8,000 नहीं है, ये 800 ही है, एक 0 एक्स्ट्रा लग गया है तो इग्नोर इट। एक दूसरी £800 की थी जो इनकी मदर ने छोड़ी थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ये जो मदर ने छोड़ा था, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हर लिविंग चिल्ड्रन, कि जितने बच्चे उनके बचे हुए हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। तो उस समय चारों जिंदा थे, टॉम भी उस समय जिंदा था, ठीक है, चारों थे उस समय। तो £200 इनको मदर वाले से मिलना था, और ये वाला तो इन्हीं को मिला था £800 वाला। तो 8 2 1600, 800 और 200 कुल मिलाकर के £1,000 इनको मिलने वाले थे। ये सारा पैसा अगर जॉन कीट्स को मिल जाता तो फिर इनको इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी हद तक दूर हो जाती। लेकिन एक ट्रेजेडी होती है, एक आयरनी होती है, जिसकी वजह से इनको पैसा मिल नहीं पाता है। होता क्या है कि जिसको अपॉइंट किया गया था, ये जो 800 वाला जो पहला वाला है, £800 वाला जो इनका बिक्वेस्ट है, इसके बारे में कीट्स को अपनी लाइफ में कभी पता ही नहीं चल पाता। उनकी डेथ के बाद उनको पता चलता है, और वो जब पता नहीं चल पाता तो लीगली वो उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। लोग कहते हैं कि उनको जिसको उन्होंने कहा था वो बताना भूल गया या उसने छिपा लिया, इसलिए इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। पूरे करियर में कभी भी इनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि ये आराम से रह सकें। इन्होंने अपनी सर्जरी में डॉक्टरी में अप्रेंटिस हैमंड के अंडर समाप्त की, और उसके बाद ये एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर हो गए। जहाँ पे रजिस्टर हुए उस हॉस्पिटल का नाम था गाइज हॉस्पिटल। आज उस हॉस्पिटल का नाम है किंग्स कॉलेज लंदन। किंग्स कॉलेज लंदन का नाम तब गाइज हॉस्पिटल हुआ करता था। और इन्होंने अक्टूबर 1815 में मेडिकल की पढ़ाई, सर्जरी की पढ़ाई डिटेल्ड में शुरू कर दी, एंड वहाँ पर ये एक जूनियर हाउस सर्जन बन गए, यानी सर्जन बनने से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो बन गए ये। अक्टूबर 1815, डेथ से 6 साल पहले, उम्र थी सिर्फ 15 और 4 19, 15 5 20 साल। ओके, इनकी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर एक पोएम है जो 1814 में आई है, 14 5 19 साल की उम्र में लिखी गई है, एंड दिस इज द फर्स्ट पोएम विच इज़ अवेलेबल ऑफ जॉन कीट्स। इनके फेलो पोइट्स में काफ़ी जो क्लोज रहे उसमें ले हंट हैं जो क्रिटिक भी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। लॉर्ड बायरन हैं, क्रिटिक नहीं है, पोइट हैं, एंड इन लोगों ने काफ़ी इनकी हेल्प की, ठीक है।
and because of your financial crisis and family crisis he suffered periods of depression. लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आया जब डिप्रेस्ड होते रहे, परेशान होते रहे. इनके ब्रदर जॉर्ज ने इनके बारे में लिखा है कि जॉन फियर्ड दैट ही शुड नेवर बी अ पोएट. जॉन को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कभी एक पोएट बन ही ना पाए. जॉन कीट्स को ऐसा लगता था. इफ़ ही वॉज नॉट ही वुड डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ. और वो इतना ज़्यादा पोएट बनने के लिए परेशान थे कि उनको लगता था कि अगर वो पोएट नहीं बन पाएंगे तो वो अपने आप को नष्ट कर लेंगे. दैट इज़ ही फेल इन लव विद पोएट्री सो मच. 1816 में जब कीट्स की उम्र 21 साल हुई तो वो एक सर्जन बन गए. लेकिन जब वो सर्जन बने तो उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाती. बट ग्रेट पीपल हैव ग्रेट प्रॉब्लम विद देयर माइंड. 21 साल की उम्र में सर्जन बनने के बाद इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सकती थी. लेकिन दूर कैसे होती, क्योंकि वो जॉन कीट्स थे. उन्होंने लिखा अपने गार्जियंस को चिट्ठी और कहा कि मैं सर्जन नहीं बनूंगा, मैं पोइट्री लिखूंगा और मैं पोएट बनूंगा. और इसलिए उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूड हो जाती है. मई 1816 में ले हंट, उस समय काफ़ी बड़ा नाम था इनका, उन्होंने कहा ठीक है. इनकी एक पोएम थी ओ सॉलिट्यूड, उसको उन्होंने पब्लिश करने के लिए वो रेडी हो गए. द एग्जामिनर मैगज़ीन का नाम है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं. आप लोग पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि द एग्जामिनर में किसने किसने पब्लिकेशंस किए हैं. 1816 में ओ सॉलिट्यूड इनकी पोएम पब्लिश होती है. 1816 में ही इनकी पोएम्स आती हैं. टू माई ब्रदर्स कलेक्शन है पोइट्री का. 1816 में ही कुछ महीनों बाद आती है कलेक्शन ऑफ पोइट्री पोएम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिवारी से पढ़ाएंगे आपको. पोएम्स आती हैं. वॉज पब्लिश्ड, इट वॉज अ फेलियर, क्योंकि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसको बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया पोएम्स को. एंड ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी सैड. इनके एक लॉयर फ्रेंड थे जिनका नाम था रिचर्ड वुडहाउस. ये एक लॉयर थे जो इन लोगों को एडवाइस किया करते थे कि पोइट्री कैसे लिखी जाए, पोइट्री की कैसे पब्लिश कराई जाए. बहुत सारी लीगल और एस्थेटिक सलाह दिया करते थे. उन्होंने कीट्सियाना करके एक कलेक्शन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने कीट्सियाना रखा, विच वॉज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली. और वो डॉक्यूमेंट्स थे जो पोइट्री के बारे में कीट्स लिखा करते थे या जो भी उनको उससे मिलता था वो इकट्ठा करते थे. उसे कीट्सियाना कहते हैं. कलेक्ट किया था रिचर्ड वुडहाउस ने. ये जो कीट्सियाना है, दिस इज द आर्काइव दैट सर्वाइव्स एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन कीट्स's वर्क. जॉन कीट्स के वर्क्स के बारे में सबसे ऑथेंटिक जो जानकारी मिलती है वो यही कीट्सियाना से मिलती है जो रिचर्ड वुडहाउस ने कलेक्ट किया था. जॉन ले हंट ने एक आर्टिकल लिखा. आर्टिकल था 3 यंग पोएट्स. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में. जब हम ले हंट की बात करेंगे तो इसमें 3 पोएट्स का जिक्र था, शेली का, कीट्स का और रेनॉल्ड्स का. रेनॉल्ड्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है. तो आप सोचिए जब ले हंट जैसा बड़ा क्रिटिक, जो उस समय काफ़ी बड़ा नाम था ले हंट का, उन्होंने ये आर्टिकल 3 यंग पोएट्स लिखा तो कीट्स की इमेज थोड़ी बहुत बन गई. लोग कीट्स को सम्मान करने लगे थोड़ा बहुत. अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस वो नहीं हो पाए थे, बट डेथ के बाद बहुत फेमस हो गए थे. अब ले हंट ने इनको इंट्रोड्यूस किया ढेर सारे लोगों से. किससे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनको. एक टॉमस बार्नेस नाम के जेंटलमैन थे जो द टाइम्स मैगजीन के संपादक थे. उनसे चार्ल्स लैम को आप लोग जानते हैं, चार्ल्स लैम से इंट्रोड्यूस किया इनको. एक विंसेंट नोवेलो हैं, इनसे इंट्रोड्यूस किया. और एक पोइट हैं जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स, जिनके बारे में मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे, जो 3 यंग पोइट्स के एक मेंबर भी हैं, हैमिल्टन रेनॉल्ड्स. उनसे भी इंट्रोड्यूस किया. और ये लोग जो है इनके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए जॉन कीट्स के. चाहे चार्ल्स लैम हो, चाहे विंसेंट नोवेलो हो, चाहे जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स हो, टॉमस बार्नेस हो गए, ये सारे अच्छे दोस्त बन गए. और बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंड्स इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी पोइट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई. एक क्वेश्चन जो नेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि हु आर द 3 यंग पोएट्स जिनके बारे में जॉन ले हंट ने अपने एसे में जिक्र किया है. तो शेली, कीट्स और रेनॉल्ड्स हैं.
विलियम हैजलिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये रेगुलरली विलियम हैजलिट से मिलते थे और उनकी बातों को भी सुनने और समझने की कोशिश किया करते थे। ये सारे रोमांटिक्स आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और कीट्स ने अपने एक दोस्त थे बेली को उन्होंने एक लेटर लिखा था। हम कीट्स के लेटर्स की बात करेंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, बस एक सी चीज़ कही जा सकती है कि जो व्यक्ति के हृदय के अफेक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो नेचुरल अटैचमेंट है, सबसे ज़्यादा वही प्योर है। एंड द ट्रूथ ऑफ द इमेजिनेशन। और उन्होंने कहा कि जो हम ओनली ट्रूथ इज़ व्हाट इमेजिनेशन शोज अस। दिस इज ट्रूथ जिसकी हम बात करते हैं कि फिजिकल ट्रूथ की अक्सर हम बात करते हैं। जैसे अगर आप बोलें कि मोबाइल आपके हाथ में है तो आप बोलेंगे हाँ मोबाइल मेरे हाथ में है, वो फिजिकल ट्रूथ है। बट ही सेज ओनली ट्रूथ विच कैन बी ट्रस्टेड इज द इमेजिनेशन, द ट्रूथ दैट इज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशन. And then this line, which is extremely important, very famous line, which can be asked, what imagination seizes as beauty must be truth. You know, imagination की सहायता से हम जिस सुंदरता को देख पाते हैं वही ट्रूथ है और ट्रूथ कुछ भी नहीं है. And this line contributes to the most famous poem, Ode on a Grecian Urn of John Keats. We will talk about that poem also. दिसंबर 1816 में, यानी 1816 ख़त्म होते होते 21वां साल जब उनका समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेडिसिन छोड़ देंगे और पोइट्री में लग जाएंगे. ये मैं बता चुका हूँ आपको. अभी भी वो उनके ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा था. 1817 में अगले साल अपने दोनों भाइयों के साथ वो चले जाते हैं हैम्स्टेड के एक छोटे से गांव में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पोइट्री की इंस्पिरेशन उनको ज़्यादा मिलने वाली थी. हैम्स्टेड वो जगह थी जहाँ पर ले हंट रहते थे और वहीं पर सैमुअल टेलर कॉलरीज भी उन दिनों रहा करते थे. और यहाँ पे इनको हंट और कॉलरीज के साथ रहने और घूमने और बातें करने का बहुत मौका मिलने वाला था. यहाँ पे जॉर्ज और जॉन कीट्स ने मिल करके अपने भाई टॉम या टॉमस, कुछ भी कह लीजिए, उसका ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करना जारी रखा. 11 अप्रैल 1818, यानी जब टॉम की डेथ काफ़ी नज़दीक आ गई थी, कीट्स रिपोर्टेड दैट ही एंड कॉलरीज हैड टेकन अ लॉन्ग वॉक. कीट्स ने अपनी एक लेटर में लिखा है कि उन्होंने कॉलरीज के साथ एक लंबी वॉक किया. और कहाँ पर? हैम्स्टेड के मैदान में, हैम्स्टेड गांव के खुले मैदानों में वो सैमुअल टेलर कॉलरीज के साथ घूम रहे थे. जॉन कीट्स और सैमुअल टेलर कॉलरीज 1818 में अप्रैल में घूम रहे थे. और अपने भाई जॉर्ज को लिखे एक लेटर में उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी बातें की. और अगर हम कीट्स को कोट करें तो कीट्स कहते हैं कि हजारों बातें की हमने. नाइटिंगेल्स के बारे में बातें की, पोइट्री के बारे में बातें की, पोइटिकल सेंसेशन के बारे में बातें की, मेटाफिजिक्स के बारे में बातें की. अब अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर जॉन कीट्स और सैमुअल टेलर कॉलरीज आपस में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना. जैसे अगर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी आपस में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, ये आपको समझ में आ सकता है. वैसे ही अगर कॉलरीज और कीट्स आपस में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे. इमोशंस की बातें करेंगे, पोइट्री की बातें करेंगे, सुपरनैचुरल्स की बातें करेंगे, नाइटिंगेल्स की बातें करेंगे, इमेजिनेशन की बातें करेंगे, राइट. तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलरीज से मिला और मैंने बातें की तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया जो मुझे पहले समझ में नहीं आया था. सो वी विल ट्राई टू गो थ्रू हिज लेटर्स वन बाई वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म है वो लेटर्स के थ्रू ही आता है. 1818 में इनको कफ होता है, कोल्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत कमज़ोर थे, बीमार रहते थे. और जब इनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि टॉम का इलाज करते करते इनको खुद ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है. और टॉम कीट्स जो है वो 1 दिसंबर 1818 को मर जाता है, राइट. इनका जो भाई है टॉम कीट्स, वो 1 दिसंबर 1818 को उसकी डेथ हो जाती है और वो बीमारी इनको दे करके चला जाता है. उसके बाद जॉन कीट्स वहाँ से निकल जाते हैं हैम्स्टेड से और निकल करके जाते हैं वेंटवर्थ प्लेस पे. वेंटवर्थ प्लेस एक जगह है जहाँ वो रहने के लिए चले जाते हैं.
यहाँ पर ये घर जो थी जो घर था वो इनके दोस्त का था, और उस दोस्त का नाम था चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। अब ये वहाँ से निकलते हैं और चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन नाम के अपने फ्रेंड के घर में पहुँच जाते हैं, राइट। 1818 और 19 का जो विंटर है, विंटर यानी ठंडी का जो मौसम है, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक का, ये इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड, एनस मिराबलस मतलब लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित होता है, क्योंकि सारी जो अच्छी राइटिंग जॉन कीट्स करते हैं वो 1818 के दिसंबर और 1819 की शुरुआत में करते हैं, ठीक है। सारे मैच्योर वर्क इनके इसी टाइम पे आए हैं। फिर और पैसे इनके पास आज भी नहीं थे, अभी भी ये लगातार उधार लेकर के जी रहे थे, राइट। सो अभी हम लोगों ने बात किया था जो पिछले वाली क्लास में जिस राइटर की, वो भी उधार में जी रहे थे। कंपोस्ट 5 और 6, अब इनकी 6 ऐसी ओट्स हैं जो सबसे फेमस है। 6 ओट्स हैं इनके जो सबसे फेमस हैं, उसमें से 5 ये लिखते हैं कब? अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, जब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही होती है। वो 5 कौन कौन से थे जो यहाँ पे लिखे गए? 1819 अप्रैल और 1819 की मई में। पहला था ओड ऑन एग्रेसियन अर्न, दूसरा था ओड ऑन इंडोलेंस, तीसरा था ओड ऑन मेलनकली, चौथा था ओड टू अ नाइटिंगेल, पांचवा था ओड टू साइकी। ये 5 ऐसे हैं जो अप्रैल और मई 1819 में लिखे जाते हैं, एंड दीज 5 आर द ग्रेटेस्ट ओड्स रिटन बाय composed by John Keats. These 5 are the odes that make John Keats what he is. और कुछ महीनों बाद जब स्प्रिंग का मौसम आता है, सितंबर का, तो वो लिखते हैं टू ऑटम, जो उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. We have just discussed about his life. What we will do tomorrow is we will look up to some more remaining part of his life, and then we will start discussing his letters, and then egotistical sublime हो या फिर negative capability हो, वो questions जो नेट में आते हैं अक्सर, और वो टॉपिक्स जो बिना पढ़े आप ना तो नेट क्लियर कर सकते हैं और ना ही आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, वो सारे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।